हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में हम लोग एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब कुछ हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग चैप्टर्स से हम करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने हम बीमार क्यों होते हैं इस चैप्टर के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कल हमने यहां तक कर लिया था, है ना। कल हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर है उसके बारे में जानकारी कर ली थी कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक टेबल बना लेंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक की अकरेंस कहाँ पर पाई जाती है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद पाई जाने वाली झिल्ली है, तो वो आपका प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। पोजीशन इसकी कैसी होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति की जो पोजीशन है वो आउटसाइड ऑफ द सेल यानी कि किसी भी कोशिका की बाह्य भित्ति होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, इन एनिमल आउटर मोस्ट कवरिंग और इन प्लांट सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग आफ्टर सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जंतु कोशिका की सबसे बाहर पाया जाने वाला आवरण है, और प्लांट्स में पौधों में ये सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी कि सबसे बाहर कौन सी होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति, जो कि कैसी होती है, नेचर में रिजिड होती है, दृढ़ होती है और डेड सेल होती है, मृत होती है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव है या निर्जीव है, कौन सी कैटेगरी में आती है, तो सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है वो निर्जीव, नॉन लिविंग यानी कि डेड की कैटेगरी में आती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली जो है वो आपका सजीव की कैटेगरी में आती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कितनी फ्लेक्सिबल है, सेल वॉल कोशिका भित्ति फ्लेक्सिबल नहीं होती है, स्वभाव में रिजिड होती है, दृढ़ होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। परमिएबिलिटी यानी कि कौन सी चीजों को अपने अंदर बाहर आने देने के लिए वो अलाउ करती है, तो सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल होती है, और आपका प्लाज्मा झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वर्णात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब आप सभी को पता है, कल के सेशन में हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर ली थी कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इन तीन चीजों से मिलकर के बनती है। और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनती है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीनों चीजों से मिल करके क्या बनती है, प्लाज्मा झिल्ली बनती है। ठीक है, चीजों को नोट करते चलेंगे बच्चों, ये सारा आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन, सेल वॉल का क्या फंक्शन है या सेल वॉल का क्या कार्य है ये देखेंगे। सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, कोशिका को ये मजबूती प्रदान करने का काम करती है और प्रोटेक्शन देती है, यानी कि सेल की रक्षा करने का भी काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कैसी है, होल्ड सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर मौजूद जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, उसको रोक के रखता है, और अंदर क्या चीज आएगी क्या चीज बाहर जाएगी उसके बारे में भी ध्यान रखता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है,
वर्णात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है। व्हाट हैपेंस टू आरबीसी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए तो क्या होगा, है ना? इट विल बर्स्ट ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ये एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। गिव रीजन पूछ रहा है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपका। स्किन ऑफ आवर फिंगर श्रिंक्स व्हेन वी वॉश क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कारण बताओ में पूछा जा सकता है। सभी बच्चों ने मैं ये नहीं कह रही कि कपड़ा, हाँ, लेकिन कभी पानी का काम किया होगा जब, तो काफी देर तक आप अगर बहुत देर तक पानी में अपने हाथों को रखते हैं या पानी से आपके हाथ टच होते हैं तो उस समय पे आपके हाथ जो है वो आपको डिफरेंट, स्किन एकदम डिफरेंट दिखाई पड़ने लगती है ना? अलग तरीके की सिकुड़ सी जाती है। स्किन ऑफ आवर फिंगर, हमारे उंगलियों की, जो आप हथेलियों की तरफ देखते हैं तो वो ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ता है। जब आप बहुत लंबे टाइम तक कपड़े धोते हैं 1-2 घंटे तक, तब उंगलियों के अंदर हथेली जो है वो सिकुड़ सी क्यों जाती है, वो रीजन पूछ रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं, पर्सन टेकिंग कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वोमिट्स आफ्टर सम टाइम। अगर कोई व्यक्ति नमकीन पानी पिलाया जाए उसको, है ना, कोई व्यक्ति है उसको नमकीन पानी पिलाया जाए तो ऐसा, जैसे 1 ग्लास पानी में अगर 2-3 चम्मच नमक मिक्स करके और उस पानी को पिला दिया जाए तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है? वॉमिटिंग हो जाती है। आयुर्वेदा में कई बार डॉक्टर्स, अगर मतलब डॉक्टर्स चाहते हैं कि इस व्यक्ति को उल्टी हो जाए तो वो ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। नमक वाले पानी को 2-3 ग्लास लगातार पिला दिया जाए तो तुरंत ही बहुत तेजी से वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? इन दोनों के कारण पूछ रहा है वो। तो आप पहले लिखेंगे कारण बताओ कि क्यों डिटर्जेंट का यूज करते समय बहुत लंबे समय तक हमारी उंगलियों की जो स्किन होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है। 3 कारण बताओ पूछा गया जिसमें हम पहले के बारे में जान रहे हैं। The detergent which is used in washing our clothes is hypertonic solution in comparison to the skin cells. यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी स्किन सेल्स होती हैं, स्किन सेल्स से क्या है, पानी बाहर निकल जाता है, स्किन सेल श्रिंक हो जाती है। जैसे हमने किशमिश का एग्जाम्पल जाना था कि किशमिश को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, किशमिश, फूली हुई किशमिश को अगर आप सांद्र विलयन में रख देते हैं तो क्या होता है, किशमिश का पानी जो है वो सांद्र की तरफ चले जाता है। तो उसी तरह से व्हेन आवर स्किन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद द डिटर्जेंट, जब आपके त्वचा की कोशिकाएं डिटर्जेंट के संपर्क में आती हैं, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के कारण आर स्किन सेल्स श्रिंक बिकॉज ऑफ एक्सऑस्मोसिस। हमारी जो स्किन की सेल्स है वो एक्सऑस्मोसिस की प्रक्रिया के तहत सिकुड़ जाती है। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिखेंगे। समझ में आ गया? आपकी हर जो त्वचा है, त्वचा में भी क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है ना, और जो डिटर्जेंट वाला वाटर है जिससे हम कपड़ों को वॉश करते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट होता है। तो सांद्र से तनु विलयन की तरफ भागता है। तो जब हम बहुत देर तक डिटर्जेंट के संपर्क में रहते हैं हमारे हाथ, तो हमारे हाथों से पानी जो है वो डिटर्जेंट वाले पानी की तरफ चला जाता है, इसलिए हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, उसकी त्वचा में जो कोशिकाएं हैं वो श्रिंक कर जाती हैं। ठीक है। दूसरा, हाइपरटोनिक का मतलब और हाइपोटोनिक का मतलब समझ में आ रहा है? हाइपरटोनिक का मतलब जहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और हाइपोटोनिक जहाँ पे जो सांद्र विलयन है, और हाइपोटोनिक कैसा है, तनु विलयन है। ठीक है। तो व्हेन अ कंसंट्रेटेड, दूसरा वाला आपका आ गया, नमक का पानी पीने से उल्टी क्यों हो जाती है ना? तो उसको उत्तर में लिखेंगे, व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, जब एक नमकीन सांद्र विलयन, और ब्रैकेट में लिख लेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इज टेकन इन, शरीर के अंदर लिया जाता है, ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस,
तब फिर उसमें भी कौन सी प्रक्रिया होती है? एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन ऑफ द सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैपेंस। तो उस समय पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके अंदर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाता है। These causes stretching which causes reverse movement and hence vomit out। तो उसके कारण क्या होता है? एक्सेस खिंचाव हो जाता है, जिसके कारण जो हम पानी पीते हैं उसमें रिवर्स मूवमेंट हो जाती है और उसके बाद क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है ना। कभी घर पे मत ट्राई करना, ये बहुत तेज होती है इसमें उल्टी, तो कभी घर पे आपको ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। वैसे डॉक्टर्स करवाते हैं, अपने आप कभी कोशिश नहीं करेंगे कि 2-3 गिलास नमक का पानी पी लिया तो बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है उल्टी करते करते। तो आप खुद कभी नहीं ट्राई करेंगे इस चीज को, किसी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, खुद कभी ट्राई नहीं करेंगे बिना किसी कारण के, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन जो है वो शरीर में बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर एडिंग सॉल्ट टू द वेजिटेबल्स ड्यूरिंग कुकिंग वेजिटेबल रिलीजेस वाटर। ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें जब आप कोई सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जैसे नॉर्मल सब्जी छौंकी जाती है, तो सब्जी जैसे ही आपने डाली अपने बर्तन में, उसके बाद उसमें नमक डालते हैं जब आप सब्जी डालते हैं तब तक तो ड्राई होती है, मतलब आपने धुल के पानी को निचोड़ करके फिर सब्जी डालते हैं, लेकिन जब आप उसमें नमक डालते हैं तो सब्जी क्या करती है? अपना पानी छोड़ देती है ना। उसमें थोड़ा सा पानी पानी आपको दिखाई पड़ने लगता है बर्तन में, वो क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू द वेजिटेबल इट रिलीजेस वाटर थ्रू एक्सऑस्मोसिस। तीनों जो कारण बताओ हैं, इसमें कारण जो है वो क्या है? एक्सऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के तहत इसमें जो है अंदर का पानी है वो बाहर को रिलीज हो जाता है। व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू द वेजिटेबल इट रिलीजेस वाटर थ्रू एक्सऑस्मोसिस as the inside cell is hypotonic than the outer solution। क्योंकि अंदर वाला जो सब्जियों के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक है और बाहर क्या है? हाइपरटोनिक है, तो इसलिए पानी जो है वो रिलीज हो जाता है या छोड़ देता है पानी। ठीक है, बाद में वो बात अलग है कि टेम्परेचर के कारण वो सूख जाता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है? नमक डालते ही पानी छोड़ देता है। आप नॉर्मल उसको बिना सब्जी के छौंकते, आप सैलेड काटते हैं उसमें भी जब नमक डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देता है। उसके पीछे भी यही रीजन है, एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कौन से तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूछ रहा है आपको जो आपका सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? लिखेंगे, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट molecules move from low concentration to high concentrations with an assistance of energy as materials are pumped against the concentration gradient। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अणु जो हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ मूव करते हैं, है ना। और उसमें क्या है? मटेरियल को पंप किया जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इन एनिमल्स, जंतुओं में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम इज डन विद इन अ बॉडी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जंतुओं में पोटेशियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा था जब प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो विस्तार में आपने विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, है ना। तो विसरण की प्रक्रिया से किस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विसरण की प्रक्रिया क्या है। सीधा प्रश्न एग्जाम में
कम आता है। अधिकतर क्या होता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपकी सिलेबस के बाहर के पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि वो आपकी सिलेबस के बाहर के नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझा होगा अगर आपने, तो आप उसको रिलेट कर पाके कारण बताओ या टिप्पणी लिखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना होता है जिस समय पढ़ रहे होते हैं, है ना। तब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम में कहते हैं कि ये बाहर से आ गया। बहुत ज्यादा बोला जाने वाला लाइन है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन, मुझे तो आया ही नहीं, है ना। तो जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीजें सारी समझ में आएंगी। डिफाइन करना है डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफ्यूजन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, डिफ्यूजन इज द सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्मिटी इज अचीव्ड। देखो, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी पानी में 2-4 बूंद इंक की डाल दीजिए, है ना। तो इंक गाढ़ी होती है, पानी आपका नॉर्मल है, तो धीरे धीरे आप उसको, ये वाला एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। जब पढ़ाया जा रहा था तो उस समय पे भी मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई थी कि आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। धीरे धीरे इंक को उस पानी में फैलते हुए आप देख सकते हैं ना। ये कैसी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया में वो तब तक घुलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी जब तक एक मिक्स होके एक समान नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये प्रक्रिया कैसी है? इसमें कोई गाढ़ा द्रव है जो हाई कंसंट्रेशन वाला जो है वो लो कंसंट्रेशन वाले की तरफ जाता है। तो लो कंसंट्रेशन किसका है? जो अधिक सांद्र विलयन है वो कम सांद्र विलयन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं एकदम आपस में, तब जब वो एकदम मिक्स हो जाते हैं, बराबर हो जाती है दोनों की सांद्रता, तब ये प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। एग्जाम्पल, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल लिखेंगे, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। केवल एग्जाम्पल ही लिख देंगे, प्रोसेस को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल इसमें डिफाइन करने को बोला गया है, ठीक है। ऑस्मोसिस की देखो, 1.5 नंबर का आपका डिफ्यूजन पूछा गया है और 1.5 नंबर का 1.5 मार्क्स का आपका ऑस्मोसिस पूछा गया है। तो ऑस्मोसिस हेडिंग डालेंगे और ऑस्मोसिस के बारे में लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है? डिफ्यूजन जहां पे हो रहा है वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, वहां पे मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। और जहां पे आपका ऑस्मोसिस हो रहा है वहां पे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है और डिफ्यूजन में भी हाई से लो की तरफ हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि जो ऑस्मोसिस है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे, swelling of plant cell when placed in a hypotonic solution due to movement of water from solution to cell। किसी भी पादप कोशिका के स्वेलिंग होने की जो प्रोसेस है, जिसमें जब उसको किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, क्या हो जाता है, सॉल्यूशन से वाटर जो है वो सेल की तरफ चला जाता है, इसलिए क्या वो फूल जाती है। इसमें इसके एग्जाम्पल के लिए, जब किशमिश को पानी में रखा जाता है, भिगाया जाता है, तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। वो कौन सी प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, ठीक है। What is the two different types of osmosis? ऑस्मोसिस के 2 विभिन्न प्रकार कौन से हैं, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। नाम से समझ में आ रहा है आपको, एक्स ऑस्मोसिस में पानी जो है एक्सेस वो बाहर निकल जाता है, एंड ऑस्मोसिस में पानी जो है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। डिफाइन करेंगे एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस को। ये आपका 3 मार्क्स में केवल नाम पूछा गया है तो आपका 1 मार्क में पूछा गया है, और जब थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा तो आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एंड ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू अ सेल
लो कंसेंट्रेशन फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है हाई कंसेंट्रेशन इन विच सेल इज प्लेस्ड थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जहां पर पानी का मूवमेंट लो से हाई की तरफ होता है ना। आपका पानी है, लो कंसंट्रेशन है, और किशमिश के अंदर का जो मटेरियल है वो हाई कंसंट्रेशन होता है। तो जब लो से हाई की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंड ऑस्मोसिस कहलाती है। लेकिन ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के थ्रू होना चाहिए। जब कोशिका को कहां पर प्लेस किया जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है तब वो क्या कहलाता है? आपका एंड ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके लिए आपको किशमिश वाला एग्जाम्पल याद रखना होगा, उससे आप इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे? याद रखेंगे, है ना। वो आपको याद रहेगा इस तरीके से। चलें, सूखी किशमिश और खुबानी को जब आप केवल पानी में रखते हैं, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है? जब उसको जल में रखा गया था तो वो क्या करती है? जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या हो जाती है? फूल जाती है ना। अब उन्हें अगर किसी गाढ़े घोल में रख दिया गया, चाहे नमक का पानी हो चाहे चीनी का पानी हो, तो क्या होती है? अपने अंदर के मौजूद पानी को वो निकाल करके सिकुड़ जाती है ना। तो उससे आपको एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। तो यही आपका अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है, जब इसमें जो आपका किशमिश का फूलना और किशमिश का सिकुड़ना, फूली हुई किशमिश का सिकुड़ना, ये वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके से कारण बताओ पूछ लिया जाता है, किस तरीके से टिप्पणी लिखने को बताया जाता है, उसके बारे में आपको पता होगा। और इस तरीके से धीरे धीरे हम तैयारी करते चलेंगे और उसके बाद फिर हम अच्छे से एग्जाम भी अपना करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं, हो सकता है आपको बता भी दिया गया हो स्कूल में कि एग्जाम्स की डेट जो है वो डिसाइड हो चुकी है कि कब आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जो आपके प्रिपरेशन की है, परीक्षा की तैयारी को थोड़ा सा तीव्र गति लेके आएंगे, थोड़ा सा तेजी लेके आएंगे, अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे चीजों को। डायग्राम जो है उनको भी बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस सब्जेक्ट में स्पेशली आपको सही नामांकन करना आना चाहिए, जिसमें क्या है कि आपको डायग्राम आपने बनाया तो उसमें लेवलिंग शुड बी राइट। लेवलिंग जो है वो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि लेवलिंग सही किया आपने, डायग्राम अच्छे से बनाया, तो आपका नंबर जो है इस सब्जेक्ट में, साइंस में, जो खास तौर पे बायो पार्ट है, उसमें मार्क्स को सिक्योर करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप जो डायग्राम पूछा गया डायग्राम को बनाएंगे और उसकी लेवलिंग बिल्कुल सही करेंगे, है ना। अगर आप लेवलिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर वो ये माना जाता है कि डायग्राम आपने बनाया, पर अगर आप पार्ट्स के नहीं लेवल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो हल्के हाथों से, पेंसिल से घर में डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और प्रैक्टिस, आप सबको पता है, एक कहावत है, प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी चीज में आपको महारत हासिल हो सकती है, चाहे वो आपके मैथ्स के सवाल हो, चाहे वो आपके जीव विज्ञान के चित्र बनाने की प्रोसेस हो, चाहे वो आपके इंग्लिश बोलने की प्रोसेस हो, चाहे वो आपके इंग्लिश की ग्रामर को समझने की प्रोसेस हो, चाहे वो आपके हिंदी के भावार्थों को समझने का तरीका हो। जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको कभी भी, जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं बच्चों, तो वो आपको कभी भी हारने नहीं देती। मेहनत एक ऐसी चीज है कि मेहनत आपको कभी भी हारने नहीं देती है, मेहनत कभी भी आपका सर झुकने नहीं देती। मेहनत आप करते हैं तो मेहनत का फल जो है वो आपको जरूर मिलता है ना। तो क्या करेंगे? मेहनत करते चलेंगे और तैयारी करते हुए, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो बिल्कुल उस हिसाब से तैयारी करेंगे। और एक्स ऑस्मोसिस, ये क्या है?
ये है आपका द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल high concentration to hypertonic solution, low concentration, in which it is placed through selectively permeable membrane, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एंड ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी जा रहा है, मतलब कि पानी जो है किशमिश के अंदर घुस रहा है। और एक्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, पानी जो है किशमिश से बाहर निकल रहा है। एंड ऑस्मोसिस में पानी अंदर घुस रहा है और एक्स ऑस्मोसिस में पानी फूली हुई किशमिश से बाहर निकल रहा है, जिसमें किशमिश क्या हो जा रही है, सिकुड़ जा रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का है, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होती है। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस बाय द सेल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सब्सटेंसेस के अंदर जाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। यानी कि साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। तो सेल के अंदर मटेरियल्स के जाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव प्रोसेस। ये एक पोषक और रक्षात्मक प्रक्रिया है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में। ये पूछा जा सकता है, हाउ इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, इट इज अ रैपिड प्रोसेस, तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये स्लो प्रोसेस है, यानी कि धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट जो है पदार्थों का वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता के अनुसार। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम करता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नीचे काम करता है। ये कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। और आपका ये ट्रांसपोर्ट जो है बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसको पूरा करने के लिए। यूजेस एटीपी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। और इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में डोंट यूज एनर्जी, ये ऊर्जा का यूज नहीं करते हैं। और इसमें क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, इसमें सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। और इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऑल मॉलिक्यूल्स कुड पास, यानी कि सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो है वो आर पार हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में 4 अंतर बताइए। डिफ्यूजन यानी कि विसरण और ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। विसरण और परासरण के बीच में 4 अंतर बताइए। ये आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको बच्चों नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, विसरण और परासरण के बीच में अंतर। लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस पे लिखेंगे लक्षण, लिखेंगे डिफ्यूजन या विसरण, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे ऑस्मोसिस या परासरण। क्या लिखेंगे, विसरण या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस या परासरण। ठीक है, कैरेक्टर्स में क्या क्या लिखेंगे, 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैरेक्टर्स में यहाँ पे लिखेंगे मीडियम यानी कि माध्यम। ठीक है, विसरण में लिख देंगे एनी मीडियम यानी कि कोई भी माध्यम। और ऑस्मोसिस के नीचे लिखेंगे लिक्विड मीडियम यानी कि तरल माध्यम।
यानी कि विसरण की प्रक्रिया किसी भी माध्यम में हो सकती है। जैसे आपके गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन की प्रोसेस के तहत आता है, तो वो गैसियस मीडियम में भी होता है। तो डिफ्यूजन के लिए किसी भी माध्यम में हो सकता है, और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के लिए तरल माध्यम का होना जरूरी है। ठीक है। कैरेक्टर्स में डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, कैरेक्टर्स में डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स या विसरित होने वाले अणु कौन कौन से हो सकते हैं? विसरण हो सकता है आपका सॉलिड का भी, लिक्विड का भी, और गैसेस, ठोस, द्रव या गैस। ऑस्मोसिस में आपका हो सकता है सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट ओनली, परासरण के लिए सॉल्वेंट ओनली। कैरेक्टर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है और किसमें नहीं जरूरी है? तो विसरण की प्रक्रिया में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, और देखो सेमी परमिएबल का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया, और सिलेक्टिवली परमिएबल का हो गया वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इज नेसेसरी, जरूरी है। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे ताकि आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसमें क्या है? अचीव्ड, अचीव हो जाती है, और ऑस्मोसिस में नॉट अचीव्ड, ऑस्मोसिस में अचीव नहीं हो पाती। ठीक है। जैसे कि इंक को अगर एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? आपकी परासरण कहलाएगी या विसरण कहलाएगी? तो वो आपकी विसरण की प्रक्रिया की। इन कैरेक्टर्स को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रक्रिया विसरण की है या परासरण की है ना। इन कैरेक्टर्स को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो है वो विसरण की है या ये प्रक्रिया परासरण की है। ठीक है। तो बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एग्जाम में अच्छी तरह से लिखेंगे, है ना। और अभ्यास, जो ये प्रश्नों का अभ्यास हो रहा है उसको आप करते चलेंगे, और अच्छी तरह से आप इसको जब तैयारी करेंगे तो अच्छी तरह से इसको आप समझ पाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है? कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? मतलब कारण बताओ, कारण बताओ वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट के कारण जो अलग अलग प्रश्न तैयार होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब कारण बताओ पे मेहनत करनी है, ताकि एग्जाम में आप कारण बताओ हमेशा ही या तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, या आपका 2 भागों में पूछ लिया जाएगा। 1.5 मार्क्स का एक कारण बताओ रीजन, और 1.5 मार्क का एक रीजन बताने के लिए आ जाएगा। तो 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा उस पर आप मेहनत करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर समझ में आ गया होगा कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है। 4 पॉइंट्स में आप लोगों ने लिख दिया है कि विसरण और परासरण के लिए कौन कौन से माध्यम की जरूरत होती है। पहला पॉइंट, कौन कौन से प्रकार के अणुओं में ये प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा पॉइंट, अर्धपारगम्य झिल्ली किसमें जरूरी है, किस प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट, और किस तरह से इक्विलिब्रियम उसमें अचीव हो पाता है या नहीं हो पाता, कौन सी प्रक्रिया में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और कौन सी प्रक्रिया में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता, ये चौथा पॉइंट। तो इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, विसरण, परासरण, इन सब में अंतर जो है वो आपको, परासरण क्या है, ये क्वेश्चन कभी कभी सीधा भी आता है, परासरण क्या है, परासरण कितने प्रकार का होता है, विसरण की प्रक्रिया क्या है, उसको आप जानेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया सीधा अगर आपसे कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिन्स व्हेन दे आर प्लेस्ड
ये आपका एक्टिविटी थी, एक्टिविटी करवाई गई थी, इसके बारे में आपको ये पूछा गया कि अगर पानी में what happens to the raisins when they are placed in water in salt water। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। केवल एक एक्टिविटी को अगर आपने समझा है तो 3 मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा की कि किस तरह से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे कारण बताओ टाइप के क्वेश्चंस तैयार होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। तो उसके बारे में अच्छी तरह से तैयारी करते चलेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी आपको परेशानी महसूस हो रही, किसी प्रकार का सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो आप जरूर पूछें। और अगले सेशन में थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि किस तरह से आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और क्या आपकी तैयारी बाकी रह गई है। आज की कक्षा में इतना ही। आज की क्लास में मन से ध्यान लगा के पढ़ने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।